Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on this channel World Student Scope. So we are doing chapter number 2 of class 12th, that is electrostatic potential and capacitance. तो अभी तक के लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी हमने पोटेंशियल को देख लिया है, जैसे कि पॉइंट चार्ज की वजह से, डाइपोल की वजह से, एंड फाइनली इन आवर लास्ट लेक्चर जो अभी अभी हमने अपलोड किया अपने चैनल पर, सो इन दैट लेक्चर वी हैव कवर्ड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाल सकते हैं या फिर पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ इन टुडेज लेक्चर, सो दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन एंड इन टुडेज लेक्चर वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में हम कर चुके हैं. ओके तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल. ओके सो एक थिन स्फेरिकल शेल है और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज का मीनिंग हुआ कि ये जो चार्ज है वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चार्ज है और ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो आई कैन से सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी. सिग्मा हेयर इज कांस्टेंट, क्योंकि इसका कांस्टेंट होना जरूरी है. अगर ये वेरी करेगी तो दैट मीन्स यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, राइट. सो कुछ इस तरह से सिचुएशन है. अब हमें देखना है अभी आगे के पार्ट में कि पोटेंशियल क्या होगा. लेट्स से एक पॉइंट बाहर लाई कर रहा है स्फीयर के, या फिर वो पॉइंट सरफेस के ऊपर भी लाई कर सकता है, राइट, सरफेस पर, या फिर वो पॉइंट सरफेस के अंदर भी लाई कर सकता है. ठीक है, सो सभी केसेस के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी जानते हैं कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, आउटसाइड द स्फीयर. हमें पता है कि आउटसाइड द स्फीयर हम सभी चार्ज को क्या कर सकते हैं, सेंटर पर एज्यूम कर सकते हैं, राइट. आई होप यू रिमेंबर दैट कि कंप्लीट चार्ज आप सेंटर पर इमेजिन कर सकते हैं अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बाहर लाई करता है. ओके अगर हमारा पॉइंट सरफेस पर भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सेम फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये रेडियस आर. ओके तो वहां पर जो वेरिएबल, यहां पर हम इस डिस्टेंस को क्या लिख रहे थे, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब ये क्या बन जाएगा, कैपिटल आर. अगर हम सरफेस पर आ गए और अगर पॉइंट अंदर होता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, जीरो, है ना. गॉस लॉ से हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं और गॉसियन सरफेस अंदर अगर हमारा पॉइंट है तो कोई भी चार्ज इंक्लूड नहीं करता है ना. सारा का सारा चार्ज तो सरफेस पर है तो अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा ऑब्वियसली. तो या तो वो थिन स्फेरिकल शेल हो या फिर वो अगर कंप्लीट सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, लेकिन अगर वो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो. ओके हम किसकी बात करेंगे, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर भी एक ही बात है, शेल हो या फिर एक सॉलिड स्फीयर हो लेकिन वो कंडक्टिंग हो. अब कंडक्टिंग मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब कंडक्टिंग स्फीयर होता है, अगर ये स्फीयर कंडक्टिंग है तो कितना भी चार्ज मैं इसके सेंटर में या फिर अंदर रखूं वो सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली. तो कंप्लीट चार्ज इज ऑन द सरफेस. ओके सो अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो दोनों सिचुएशंस बिल्कुल एक जैसी ही होंगी, चाहे वो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो या फिर वो एक थिन स्फेरिकल शेल हो. ठीक है, तो दोनों सिचुएशंस में हमारे रिजल्ट बिल्कुल सेम रहेंगे. कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर भी आप यहीं से समझ सकते हैं, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. क्यों, क्योंकि कंप्लीट चार्ज विल अपीयर ऑन द सरफेस. जो चार्ज है वो सरफेस पर आ जाता है स्फीयर के, तो हमें डिफरेंशिएट करने की यहां पर कोई जरूरत पड़ेगी नहीं. ऑल राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. ये हमारा या तो वो होलो स्फीयर है, स्फेरिकल शेल, ठीक है, या फिर आप इसको कंडक्टिंग स्फीयर भी मान सकते हैं, तो सॉलिड इमेजिन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज द सेंटर और कैपिटल आर से हम इसकी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके नाउ लेट्स अज्यूम दिस इज अ पॉइंट पी जो आउटसाइड द स्फीयर लाई कर रहा है और इस सरफेस पर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चार्ज है. ठीक है, कितना चार्ज है, टोटल चार्ज मान लेते हैं क्यू है, टोटल चार्ज कितना है क्यू, और ये रेडियस कितनी है, कैपिटल आर. तो अगर मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो मैं कर सकता हूं ना, चार्ज को डिवाइड करना है सरफेस एरिया से. सरफेस एरिया इज 4πr², है ना, तो चार्ज से हम सिग्मा कैलकुलेट कर लेंगे. नाउ दिस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लेट्स से स्मॉल आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से इतने डिस्टेंस पर है.
तो अब हम क्या करेंगे, हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में कुछ रिलेशन होता है, हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है, तो हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस dv बाई dr होता है, ये रिलेशन हमें पहले से ही पता है। सो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आउटसाइड द स्फीयर, हमने देखा कि सारे चार्ज को हम क्या मान लेते हैं, सेंटर पर इमेजिन कर लेते हैं, ओके, और एक पॉइंट चार्ज का जैसा रिजल्ट होता है वही यहां पर हम लगा देते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस आर का स्क्वायर, हमें कर देना होता है, यही रिजल्ट हमें मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग सेम रिलेशन। अब ये तो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, लेकिन अगर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड से तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है। अब ये रिलेशन भी मैं यहां पर लिख देता हूं, पहले पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने लास्ट लेक्चर में किया था, ऑलराइट। सो V2 माइनस V1, अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा R1 से R2, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, वेक्टर E डॉट dr, ऑलराइट, वेक्टर E डॉट dr वेक्टर, ठीक है। तो अगर यहां पर, ठीक है, सो ये दोनों हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं जानना, हमें इस पॉइंट पर क्या जानना है, पोटेंशियल, इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है। तो अगर सिर्फ पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम अपने टेस्ट चार्ज को कहां से लेकर आते हैं, दूसरा पॉइंट तो पता ही नहीं है ना, तो दूसरा पॉइंट क्या बन जाता है, इन्फिनिटी। हम अपने टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आते हैं हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट तक, ठीक है। तो जितना भी वर्क डन करना पड़ा पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट दिस टेस्ट चार्ज से हम डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है ना। तो ये सिचुएशन है। अब अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, देखो V2 माइनस V1 का मीनिंग होता है कि हम 1 से 2 मूव कर रहे हैं। सो 1 को यहां पर क्या बनना पड़ेगा, जो फर्स्ट पॉइंट है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, यहां पर भी ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा और V इन्फिनिटी पर हम कितना इमेजिन करते हैं, 0 के इक्वल। यहां पर कोई पोटेंशियल होता नहीं है तो मैं इसे इरेज कर सकता हूं, ठीक है। और यहां पर मुझे लिखना ही क्या है, वेट, ओके। सो यहां पर मुझे इनफाइनाइट ही लिखना है और यहां हमें 2 स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, दिस 2 आई कैन इरेज। सो ये बन जाएगा पोटेंशियल का फॉर्मूला, ओके। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंस देखा था V2 माइनस V1 क्या होगा, लेकिन अगर मुझे सिर्फ पोटेंशियल चाहिए तो बस कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट पॉइंट को आप इन्फिनिटी पर समझ लीजिए, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख लीजिए, यहां पर इन्फिनिटी से R हमें इंटीग्रेशन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा dr, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में ही होंगे तो हमें यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करके cos थीटा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो r है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में, सो सेम ही डायरेक्शन में है। सो आई एम नॉट राइटिंग इट इन वेक्टर फॉर्म, cos 0 लगाना चाहे तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। सो के क्यू आर कॉन्स्टेंट, ऑब्वियसली उन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रेट करो इन्फिनिटी से लेकर r तक, ठीक है। किसको इंटीग्रेट करना है, r की पावर -2 है ना, r स्क्वायर है तो r की पावर -2 बन जाएगा और ये हो जाएगा dr, ओके। अब करो इसे इंटीग्रेट, के क्यू एज इट इज बाहर रहेगा। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर एक इंक्रीज कर देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो r की पावर बन गई -1 और माइनस से ही हम कर देंगे डिवाइड, ऑलराइट। अच्छा, यहां पर हम नेगेटिव साइन लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि इसी रिलेशन से हमने ये रिलेशन बनाया है, तो यहां पर नेगेटिव साइन है ना, तो यहां पर भी एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी होगा, ओके। वो पहले से ही चला आ रहा है। यहां पर ये हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व किया, r की पावर -1 और -1 से हमने डिवाइड किया, ठीक है। लिमिट्स क्या डालेंगे, इन्फिनिटी से लेकर r, ओके। ये जो डिस्टेंस है वो r है, इन्फिनिटी से हमें यहां पर पहुंचना है। सो नेगेटिव साइन को लेकर जाओ बाहर तो वो क्या बन जाएगा, एक नेगेटिव पहले से है वो हो जाएगा पॉजिटिव, तो सिर्फ के क्यू बचा। ये r की पावर -1 का मीनिंग क्या है, देखो 1/r, और लिमिट डालने वाले हैं इन्फिनिटी से r, ठीक है।
सो पहले डलेगी अपर लिमिट, वो तो 1/r ही बन जाएगा, माइनस करनी है लोअर लिमिट, तो 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, तो उसे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, जो हम लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो इट विल ओनली बी लेफ्ट 1/r, हमारे पास सिर्फ यही रह जाएगा। ओके, तो मैं इसे सिंपल फॉर्म में लिख सकता हूं KQ/R, एज सिंपल एज दैट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक स्फेरिकल शेल की वजह से आउटसाइड द शेल, ठीक है, बाहर वाले पॉइंट्स के लिए हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैसा है कि हम सारे चार्ज को सेंटर पर एज्यूम कर सकते हैं और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर दें, वही फॉर्मूला आ रहा है। तो पोटेंशियल भी तो हम वैसे कर ही सकते हैं, डायरेक्टली भी हम सोच सकते थे, हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं सारे चार्ज को सेंटर पर एज्यूम कर सकता हूं तो मैं पोटेंशियल के लिए भी कर सकता हूं। और एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो क्या रिजल्ट होता है, KQ/R, तो वही फॉर्मूला मुझे मिल रहा है, राइट। सो डायरेक्ट भी हम सोच सकते हैं, लेकिन ये हमने इसलिए किया जस्ट टू वेरीफाई दिस फॉर्मूला कि हम इंटीग्रेशन को यूज कब करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यूज करके हमें रिजल्ट वही मिल रहा है जो हमें मिलना चाहिए। ऑल राइट, सो दिस वाज द फर्स्ट केस व्हेन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइज आउटसाइड द स्फीयर। अब नेक्स्ट केस क्या होगा, अब आपको पता है नेक्स्ट केस क्या होगा, जहां पर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मूव करता 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 कहां जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस स्फीयर के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस सेंटर से बताओ कितना हुआ, रेडियस के बराबर, जो स्फीयर की रेडियस है उसके इक्वल हो गया। सो दिस इज डिस्टेंस। अब इस सिचुएशन में स्मॉल r जो हम लिख रहे थे डिस्टेंस, वो कैपिटल R यानी कि रेडियस के ही इक्वल हो गया, ठीक है। सो हमें कुछ भी नहीं करना, जो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया KQ/R, ये कब था, जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आउटसाइड है। सो हम इस R को लिख देंगे Q/R इज द रेडियस। ये कब यूज करना है, जब आपका डिस्टेंस यानी कि स्मॉल r किसके इक्वल हो जाए, कैपिटल R, आपका जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो सरफेस के ऊपर ही आ जाए, तब हम पोटेंशियल के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, KQ/R²। तो अभी तक तो बिल्कुल सेम फॉर्मूले चल रहे हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कितना था, आउटसाइड द स्फीयर, KQ/r², सिर्फ ये डिस्टेंस देखना है, ठीक है। पोटेंशियल कितना था, KQ/r, राइट। अब हमने क्या देखा, सरफेस के ऊपर जैसे हम पहुंच गए, सो पोटेंशियल इज KQ/R और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, KQ/R²। तो यहां तक तो सिमिलर चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। लेकिन जैसे ही हम अंदर एंटर कर जाएंगे स्फीयर के अंदर, तो यहां क्या होता है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है स्फीयर के अंदर। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कंप्लीट चार्ज है वो तो सरफेस के ऊपर है, तो सरफेस के ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बाहर होगा, अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ऑल राइट, सो क्या यहां पर पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट उसमें हम करते हैं, बिकॉज नेक्स्ट केस इज फॉर व्हेन पॉइंट लाइज इनसाइड द स्फीयर। ऑल राइट, सो ये हमारा सेंटर है और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 0 हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कि पोटेंशियल भी यहां पर 0 हो जाना चाहिए। पोटेंशियल की डेफिनेशन पर अगर हम जाएं, अब आप इसको कैसे सोचेंगे, पोटेंशियल की डेफिनेशन से इसे सोचो। वो क्या कहती है कि मान लो अंदर एक पॉइंट है ये A, ठीक है, तो इस पॉइंट पर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो क्या करना होगा, इन्फिनिटी से हम चलेंगे, अपने टेस्ट चार्ज को उठाकर बहुत सारी मेहनत करते हुए हम क्या लेकर आएंगे, अपने टेस्ट चार्ज को यहां तक लेकर आएंगे, है ना। तो टेस्ट चार्ज को जो मैं इसके पास लेकर आ रहा हूं, वर्क डन तो कर ही रहा हूं ना, वर्क तो करना पड़ेगा। जब तक मैं स्फीयर के बाहर हूं, स्फीयर के बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इसको कंटिन्यूअसली अपोज करता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना। तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, यहां तक वर्क डन मेरा इंक्रीज करता जा रहा है। जब तक मैं सरफेस पर नहीं पहुंच जाता तब तक मुझे वर्क डन करना होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहां पर है और वो उसे रिपेल कर रहा है, तो मुझे उसके अगेंस्ट, मैं उसके अगेंस्ट इस टेस्ट चार्ज को लेकर जाना चाहता हूं अंदर इस स्फीयर के, है ना, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल 0 कैसे हो सकता है, पोटेंशियल 0 तो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, है ना। पोटेंशियल 0 के इक्वल नहीं हो सकता। यहां से लेकर यहां तक तो हमने वर्क डन किया, अब यहां पर सरफेस पर जब हम पहुंच गए, जितना वर्क डन मैंने किया
ओके। उसके बाद मुझे कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं है जब मैं अंदर मूव करूंगा इस पॉइंट तक, ओके, क्योंकि अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसको अपोज करने वाला कोई नहीं है, तो मुझे वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो अंदर हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना, लेकिन यहां तक तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता है, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से हमने देखा बाहर जब पॉइंट लाई करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला सेम सेम, ठीक है, सरफेस पर आए तब भी सेम सेम आ रहा है, लेकिन जैसे हम अंदर आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा लेकिन पोटेंशियल जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो अब आप ये बताइए पोटेंशियल कितना होना चाहिए? पोटेंशियल उतना ही होना चाहिए जितना वर्क डन हमने यहां तक कर लिया, क्योंकि उसके आगे तो हमने कोई भी वर्क डन नहीं किया क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। ऑलराइट, सो व्हाट विल बी पोटेंशियल इनसाइड, पोटेंशियल अंदर कितना हो जाएगा? जितना सरफेस पर पोटेंशियल था उसके आगे हमारा कोई वर्क डन हुआ नहीं। सो सरफेस पर कितना पोटेंशियल था? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ऑलराइट, सो इसके बाद में हमारा पोटेंशियल कुछ भी नहीं होगा, इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन यहां तक पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। सो दिस इज द फॉर्मूला के क्यू बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई पूछता है हमसे इनसाइड द स्फीयर, सो दैट विल ऑब्वियसली बी जीरो। ऑलराइट, सो ये पिक्चर हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में। फॉर अ कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर भी आप इसे कह सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं? एक होलो स्फीयर, स्फेरिकल शेल ही तो है ये, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देखेंगे? अब ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस दिस डिस्टेंस आर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। और दूसरा हम देखेंगे पोटेंशियल का ग्राफ कैसा बनेगा विद आर, ओके। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लेते हैं। हमें पता है कि अगर मैं सेंटर से स्टार्ट करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जीरो है, जीरो है, जब तक मैं सरफेस पर नहीं पहुंच जाऊंगा, है ना। जब तक ये जो आर, ये जो स्मॉल आर है, वेरिएबल है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल ना हो जाए? इस रेडियस के इक्वल ना हो जाए, तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑब्वियसली जीरो। जैसे हम सरफेस पर आ गए, मान लेते हैं ये हो गया रेडियस के इक्वल, सरफेस पर पहुंच गए तो पोटेंशियल एकदम से राइज कर जाएगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे। सॉरी, यहां पर हम ये लाइन ऐसे नहीं बनाएंगे, ओके। तो पोटेंशियल कुछ इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। सरफेस पर वो मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे आप सरफेस से बाहर जाना शुरू करोगे और आगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? डिक्रीज। तो इस पॉइंट से ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, दिस इज जीरो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इनसाइड। सरफेस पर आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर और उसके आगे डिक्रीज करता जाएगा। अब आ जाते हैं पोटेंशियल के ग्राफ पर। देखो, पोटेंशियल का ग्राफ अंदर जीरो तो नहीं है, कितना है? जितना सरफेस पर है, ठीक है। मुझे पता है अगर ये रेडियस है तो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना है? के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये वैल्यू है ना पोटेंशियल की। तो अंदर वाले पॉइंट्स पर भी वो सेम है, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए, कांस्टेंट है पोटेंशियल, कैसा है? कांस्टेंट है। और उसके बाहर क्योंकि 1/r की डिपेंडेंस आ जाएगी तो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, तो ये भी कुछ इस तरह से फॉल करेगा, ठीक है। सो ये दोनों ग्राफ हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के लिए। और एक चीज हम यहां पर देख सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल देखो जीरो तो नहीं है, अंदर क्या है? कांस्टेंट है। ये तो हम कह सकते हैं ना कि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो के इक्वल होता है। ये तो हमें पता है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा। ऑलराइट, सो यहां से भी ये चीज वेरीफाई हो जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल जो है अंदर कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम क्या करते हैं? कंक्लूड कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा, ठीक है। हमने देखा जब पॉइंट लाई करेगा आउटसाइड, फिर हमने देखा सरफेस पर, और जब हमारा पॉइंट कहां होगा? इनसाइड, ठीक है। तो ये स्फीयर बने हुए हैं हमारे, ठीक है। तो ये स्फीयर है, ये उसकी रेडियस है कैपिटल आर, ये स्फीयर है उसकी रेडियस है कैपिटल आर, दिस इज द स्फीयर, उसकी रेडियस कैपिटल आर, ओके। यहां पर है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बाहर, यहां सरफेस पर है, मतलब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सरफेस के ऊपर है, और यहां हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अंदर आ गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर रहे थे। पोटेंशियल क्या होगा?
अभी डिस्टेंस हर एक केस में कितना है, स्मॉल आर के इक्वल है। यहाँ पर ये डिस्टेंस जो स्मॉल आर हम लिख रहे हैं वो रेडियस के इक्वल हो गया ऑटोमेटिकली, और इस सिचुएशन में भी ये डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर के ही इक्वल है। ठीक है, सो पोटेंशियल विल बी के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, यहां पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सरफेस पर हमें पता है कि ये जो आर है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड दिस पॉइंट वो रेडियस के इक्वल हो गया, सो के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ओके, एंड दिस इज थर्ड केस जब पोटेंशियल इनसाइड हमें कैलकुलेट करना होता है, तो वहां पर पोटेंशियल सेम होता है जितना सरफेस पर था। ठीक है, सो इट विल बी के कैपिटल क्यू अपॉन आर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप देखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। और यहां इनसाइड वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। आप यहां पोटेंशियल कैलकुलेट करो, यहां करो, यहां करो, पॉइंट कहीं पर भी हो, अंदर वो पॉइंट कहीं पर भी हो, पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पर था। ऑलराइट, सो दिस इज द समरी जो भी हमने पढ़ा स्फीयर के बारे में। अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज ऑफ 24 माइक्रोकूलम इज गिवन टू अ होलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 0.2 मीटर। कितना चार्ज हमने दिया, 24 माइक्रोकूलम, होलो मेटेलिक स्फीयर को ऑफ रेडियस 0.2 मीटर, फाइंड द पोटेंशियल। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में पूछा है एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। ओके, सो लेट्स से ये हमारा स्फीयर है, कितनी उसकी रेडियस है, 0.2 मीटर। यूनिट्स का खास ध्यान रखेंगे, 0.2 मीटर में गिवन है। ओके, और कितना चार्ज हमने उसके ऊपर दे दिया, 24 माइक्रोकूलम में है। माइक्रो का मीनिंग 10⁻⁻6 लग जाएगा। ठीक है, सो बताना क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है सरफेस के ऊपर, पॉइंट कहाँ लाई कर है, सरफेस के ऊपर, तो वो हो जाएगा के क्यू, यानी कि जितना भी चार्ज है, कितना है 24 माइक्रोकूलम, अपॉन में रेडियस, रेडियस ही होगी यहाँ पर तो। ठीक है, क्योंकि सरफेस के ऊपर है। कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁹। चार्ज कितना है 24, मल्टीप्लाई होगा, माइक्रो का मीनिंग क्या होता है 10⁻⁻6। ओके, सब कुछ हम पहले ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। एंड नीचे आनी चाहिए रेडियस, यानी कि 0.2। ऑलरेडी मीटर्स में है तो कुछ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ओके, सो दिस इज 9, दिस इज 24। अब 0.2 से अगर मैं इसे डिवाइड करूं 24 को, अगर 2 होता तो यहाँ पर आ जाता 12, लेकिन ये हो जाएगा 120। ओके, इसका एक 10 नीचे भी आ जाएगा, मतलब 2/10 लिखेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, 120। ओके, 12 9 कितने होते हैं, 108। 12 और 9 को अगर मल्टीप्लाई करें, ये 10 हम इसको दे देते हैं, 10⁻10 बन जाएगा। ठीक है, और 10⁻⁻6, सो इट विल बी 10⁻4। 10 में से 6 माइनस हुआ तो 4 बनेगा, एंड वी कैन राइट इट एज, इतना काफ़ी है, 108 × 10⁻4। ये क्या आ गया, हमारा पोटेंशियल आ गया सरफेस पर। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल की यूनिट होती है, या तो हम वोल्ट ही लिखेंगे या फिर हम लिखेंगे जूल पर कूलम, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट में देखिए, एट अ डिस्टेंस 0.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो यानी कि बिल्कुल इस सेंटर के बहुत ही पास एक पॉइंट है 0.1 सेंटीमीटर, वहां पर हमसे पूछ रहा है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि अंदर कोई भी पॉइंट हो, कहीं पर भी वो लोकेटेड हो, पोटेंशियल कितना होगा, जितना उसके सरफेस पर है। सरफेस के लिए हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू जितना सरफेस पर है। ठीक है, हमें 0.1 सेंटीमीटर पढ़कर ही समझ में आ गया कि वो जो पॉइंट है वो स्फीयर के अंदर है। ठीक है, तो अंदर है तो फिर पोटेंशियल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो सरफेस पर होता है वही पोटेंशियल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज, ठीक है, आर चार्ज एट 220 वोल्ट। 27 ड्रॉप्स हैं हमारे पास ऑफ द सेम साइज एंड आर चार्ज एट 220 वोल्ट ईच। दे कॉलेस टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। अब वो मिल गई है, 27 ड्रॉप्स को हमने कंबाइन कर दिया और एक बड़ी ड्रॉप बन गई। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी कुछ ड्रॉप्स होंगी, कितनी है ये नंबर में, 27।
अब इनसे मिलकर हमने एक बड़ी ड्रॉप बना दी, ठीक है, ये एक बड़ी ड्रॉप बन गई। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, हमें बड़े वाली ड्रॉप का क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल। स्मॉलर जो ड्रॉप्स थी हर एक का पोटेंशियल कितना था, 220 वोल्ट। अगर मैं इसका पूछता हूं तब भी कितना है, 220 वोल्ट। हर एक ड्रॉप का 220 वोल्ट पोटेंशियल है, ठीक है। तो और सभी का साइज भी सेम है और एंड आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट ईच। ओके, सो दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन, टोटल 27 वो ड्रॉप्स हैं। हम क्या करेंगे, हम ये जो छोटे वाली ड्रॉप्स है ना, इनकी रेडियस एज्यूम कर लेते हैं, कितनी रेडियस है, स्मॉल आर, ठीक है। एक छोटी ड्रॉप की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, और जो बड़ी ड्रॉप यहां पर बन रही है उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, ठीक है। तो इस ड्रॉप का जो पोटेंशियल है V, स्मॉल v से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक छोटी ड्रॉप का जो पोटेंशियल है V कितना है, 220 वोल्ट, और यहां पर जो पोटेंशियल होगा बड़े वाली ड्रॉप का पोटेंशियल कैपिटल V से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो कितना होगा हमें कैलकुलेट करना है। ऑलराइट, सो दिस स्मॉल v जो है, स्मॉलर ड्रॉप्स का पोटेंशियल 220 वोल्ट, वो क्या फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, के क्यू, ओके, के क्यू अपॉन में रेडियस, स्मॉलर स्फीयर की रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। तो यानी कि उस स्फीयर पर कितना चार्ज होगा, क्यू कितना हो जाएगा, देखो चार्ज हमें कैलकुलेट करना है, रेडियस को वहां भेज देते हैं, कांस्टेंट के को भी नीचे, ठीक है। सो इट विल बिकम 220 मल्टीप्लाइड बाय आर, छोटे वाले स्फीयर की रेडियस अपॉन में कांस्टेंट के, एंड आई विल रिप्रेजेंट दिस चार्ज, क्योंकि वो छोटे वाले स्फीयर का चार्ज है, ओके। सो इसे हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि वो प्रॉब्लम ना आए। हम सब कुछ जो स्मॉलर स्फीयर्स हैं उनका हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो स्मॉल क्यू हो गया एंड दिस इज स्मॉल क्यू, ओके। सो दिस इज चार्ज ऑन वन ड्रॉप, एक ड्रॉप पर कितना चार्ज है। ऑलराइट, सो अब देखिए छोटी छोटी ड्रॉप से मिलकर ही क्या बनी है, बड़ी ड्रॉप बनी है। वॉल्यूम ऐसी सिचुएशन में, ऐसे क्वेश्चंस आपने मैथ से भी सॉल्व किए होंगे, तो ऐसे सिचुएशन में वॉल्यूम हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। अब एक छोटी स्फीयर की वॉल्यूम हम मान लेते हैं अगर स्मॉल v के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, स्मॉल v हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो यहां पर रहने देते हैं। अब एक छोटे स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होगी, 4/3 है ना, पाई आर क्यूब। जो छोटे स्फीयर की रेडियस तो स्मॉल आर है ना, तो उसी का क्यूब करेंगे, और कितने स्फीयर्स हैं टोटल, 27, छोटे स्फीयर्स 27 है, तो इन सभी की टोटल वॉल्यूम आ गई। वो किसके इक्वल होनी चाहिए, बड़े स्फीयर के कंबाइंड वॉल्यूम के इक्वल। दैट मीन्स 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, है ना, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, फॉर्मूला तो वॉल्यूम का सेम ही होता है, 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। सो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस आर क्यूब, जो बड़े वाले स्फीयर की जो रेडियस है आर क्यूब, वो कितनी हो जाएगी, 27, और ये स्मॉल आर क्यूब। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3, और ऐसे में इकट्ठा यहाँ पर क्यूब लिख लूँगा, ठीक है, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, और ये r का क्यूब हो ही गया। सो अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि जो कैपिटल R है, यानी कि बड़े वाले जो स्फीयर की रेडियस है वो छोटे वाले स्फीयर की रेडियस का 3 टाइम्स है, ओके। बड़े स्फीयर की रेडियस कितनी होनी चाहिए, छोटे वाले स्फीयर्स की जो रेडियस है स्मॉल r, उसकी 3 टाइम्स होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑब्वियसली इक्वल होगी, चाहे वो 27 ड्रॉप्स अलग अलग हैं, चाहे वो उनको हमने कंबाइन कर दिया है। सो ये चीज़ हमें पता लग गई बड़े स्फीयर की रेडियस क्या है। ऑलराइट, अब हम बड़े वाले स्फीयर का क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, पोटेंशियल V। सो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, V बड़े वाले स्फीयर के लिए K, जितना टोटल चार्ज है कैपिटल Q। ऑब्वियसली देखो छोटी छोटी ड्रॉप्स पर थोड़ा थोड़ा चार्ज है, कितना, स्मॉल क्यू, सबके पास इतना चार्ज है। जब कंबाइन हुआ तो वो चार्ज भी तो ज़्यादा हो गया ना, चेंज हो गया। कैपिटल Q लिखेंगे जो इसके पास टोटल चार्ज है, अपॉन में क्या करेंगे, इसी की जो रेडियस है कैपिटल R, ओके। ये हो गया हमारा पोटेंशियल कैलकुलेट करने का तरीका। अब ये रेडियस तो मुझे पहले से पता है कितनी हो जाएगी, 3r के इक्वल हो जाएगी, और चार्ज कितना हो जाएगा, क्योंकि अगर एक ड्रॉप पर चार्ज स्मॉल q है तो 27 ड्रॉप्स पर कितना हो जाएगा, 27q। ऑलराइट, सो लेट्स डू दिस पार्ट, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। पोटेंशियल जो बड़े वाली ड्रॉप का है V, देखिए कांस्टेंट के एज इट इज आएगा, कैपिटल Q हमने लिखा और कैपिटल R हमने लिखा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
कांस्टेंट के एज इट इज, जो टोटल चार्ज है वो हो जाएगा 27 टाइम्स ऑफ जो चार्ज स्मॉलर ड्रॉप के पास है, ठीक है। रेडियस इसकी हम क्या लिखेंगे, कैपिटल आर इज 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर के इक्वल है। ये हम सॉल्व कर चुके हैं, 3 से 27 कैंसिल हो जाएगा 9, ओके। और हमें पता है ये स्मॉल क्यू क्या है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है, या फिर आप यहां से एक काम कर सकते हैं, वेट, यहां से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, देखो Q अपॉन स्मॉल आर, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, Q अपॉन स्मॉल आर। इस रेडियस को नीचे ले आओ तो ये क्या बचेगा, 220 अपॉन के, कॉन्स्टेंट के रह गया ना, 220 अपॉन के, रेडियस तो यहां आ गई, तो इसको यूज कर लो वहां पर, Q बाय आर हमें ऑब्वियसली वहां पर चाहिए यहां, ठीक है, क्योंकि Q अपॉन आर ही बच गया है, दिस इज कॉन्स्टेंट के, और Q बाय आर अभी अभी हमने देखा कितना होगा, 220 अपॉन के, ठीक है। और ये 9 ऑब्वियसली हमने भूलना नहीं है, 9 भी यहां पर है, ठीक है। सो कांस्टेंट के से कांस्टेंट के कैंसिल ऑब्वियसली, और पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 220 वोल्ट को हमें मल्टीप्लाई करना है 9 से, सो 9 0 0, 9 2 18, 8 and 1 कैरी 9 2 1980 वोल्ट, ठीक है। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, जो 27 स्मॉलर ड्रॉप से मिलकर हमने बनाया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या यूज किया है इस क्वेश्चन के अंदर। 27 ड्रॉप्स आपको गिवन है, सभी के ऊपर ऑब्वियसली कुछ चार्ज होगा, स्मॉल क्यू, ठीक है। सभी की रेडियस हमने मानी स्मॉल आर, ठीक है। पहले ये देख लीजिए वॉल्यूम को हमने इक्वेट किया, स्मॉलर स्फीयर्स की वॉल्यूम इज इक्वल टू बिगर स्फीयर की वॉल्यूम, ठीक है। सो वहां से हमें रेडियस में रिलेशन पता लग गया कि जो बड़े वाले स्फीयर की रेडियस है वो छोटे वाले स्फीयर की 3 टाइम्स होनी चाहिए, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर हमने देखा छोटे वाले स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल दिया हुआ है, हर एक के ऊपर पोटेंशियल है 220 वोल्ट, ठीक है। और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर, स्फीयर के लिए है ना, अभी अभी हमने देखा के क्यू बाय आर। सो यहां से हम चार्ज निकाल सकते हैं, स्मॉलर स्फीयर पर कितना चार्ज होगा, 220 मल्टीप्लाई होगा आर से, डिवाइड होगा कांस्टेंट के से, लेकिन हमें बाद में जरूरत किसकी पड़ी, क्यू बाय आर, इस रेशो की। सो हमने इस आर को नीचे ले गया वापस, एंड इट विल बी 220 अपॉन के, ठीक है। सो यहां हमने क्या किया, लास्ट में हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है बड़ी वाली ड्रॉप की वजह से। सो के, उसके ऊपर कितना चार्ज है कैपिटल क्यू, और उसकी कितनी रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। सो कैपिटल क्यू विल बी 27 टाइम्स ऑफ स्मॉलर चार्जेस स्मॉल क्यू, और जो रेडियस है वो 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है। सो बस ये वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की क्यू बाय आर की रेशियो, एंड फाइनल आंसर इज 1980 वोल्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई गेस दिस इज लास्ट क्वेश्चन जो इसके ऊपर बेस्ड है, स्फीयर्स के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। टू व्हाट पोटेंशियल वी मस्ट चार्ज एन इंसुलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब एक स्फीयर है, कितनी रेडियस का, 14 सेंटीमीटर का, सो दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, ओके, 1 यहां पर आ गया, माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कितना हम चाहते हैं, 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मीनिंग 10 की पावर -6, अब मैं लिख सकता हूं कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैंने 10 की पावर -6 लगा दिया। दिस इज सिग्मा, और सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, है ना, चार्ज अपॉन एरिया। क्वेश्चन क्या है, टू व्हाट पोटेंशियल वी मस्ट चार्ज, कितने पोटेंशियल तक हम चार्ज करें, पोटेंशियल के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। वी मस्ट चार्ज एन इंसुलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस दिस सो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी ये हो जाए। अब रेडियस हमें गिवन है कितनी, r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ऑलराइट। 14 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 0.14 मीटर ऐसा भी लिख सकते हैं, और एरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या गिवन है, स्फीयर है तो ऑब्वियसली 4 पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर कर दो, देखो 0.14 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.14, स्क्वायर ही तो करना है, तो स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक है, ओके। सो यहां पर जब हम कैंसिल करेंगे इसको 14/100 लिख सकते हैं, वैसे तो यहां पर आ जाएगा 2, 0.02, क्योंकि नीचे 100 होगा ही, ठीक है। सो यहां से हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे, ऑलराइट। और हमारा चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज विल बी सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया।
तो हमें सिग्मा को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, एरिया से। एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे और सिग्मा से मल्टीप्लाई करना है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज। चार्ज हमें पता लग गया। अब हम क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल, टू व्हाट पोटेंशियल दिस स्फीयर शुड बी चार्ज। तो पोटेंशियल निकालना तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, के क्यू अपॉन रेडियस आर, है ना, यही हो जाएगा। सो पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट के, चार्ज क्यू कितना है, देखो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया का फॉर्मूला मैं दोबारा से लिख देता हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एंड नीचे यहाँ पर क्या है, रेडियस एज इट इज के क्यू। चार्ज को देखो मैंने लिख दिया सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा एज इट इज हमें गिवन है 10⁻⁻⁶। एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का एरिया यही होता है। सो देखो एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। कांस्टेंट के को आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमें पता है। सिग्मा की वैल्यू भी हमें पता है 4 पाई इंटू कैपिटल आर, तो 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल, तो सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये बचेगा। सिग्मा की वैल्यू पता है, रेडियस हमें पता है 14 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करके यूज करेंगे, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपको पता है। तो जैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऑलराइट। बस कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में रह गई है। सो इन दिस वे वी विल सॉल्व सच क्वेश्चंस जो कि स्फीयर के पोटेंशियल पर बेस्ड अगर होंगे। तो हमने यही सीखा कि स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और कितना होता है, जितना उसके सरफेस पर होता है, ठीक है। और उसके बाहर निकालना है तो आपको सारा का सारा चार्ज सेंटर पर एज्यूम कर लेना है, और वही फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर। आर वो डिस्टेंस हो जाएगा जो हम यूज कर सकते हैं, ऑलराइट। So I guess that's all for this lecture. So keep watching our lectures and thank you.